स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रेसलर आर्मी मैन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी सैंपल पेपर, इसका जो सेम टू सेम मॉडल पेपर है और पिछले वर्षों में जो आए हुए क्वेश्चन है वो, और एक जो PDF है हमने तैयार किया है कि जो आने वाले वर्षों में जो पेपर अग्निवीर के लिए जो हो सकते हैं क्वेश्चन रिलेटेड उनसे, और जो पुराने क्वेश्चन है उनकी एक PDF तैयार करके लेके आए। इस PDF के माध्यम से आपको बहुत प्रॉफिट होगा। जैसे इसमें 50 क्वेश्चन है और 4 जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके 200 क्वेश्चन के समथिंग हो जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल रेसलर आर्मी मैन पर पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें आगामी आने वाले सभी वीडियो के लिए। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है आप सब देख सकते हो। टोटल जो टाइम है आपके पास 1 घंटे का पेपर रहने वाला है और जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन रहने वाला है। सिलेबस तो आप पता ही होगा, उसी जो सिलेबस पैटर्न पर है उसी तरीके से ये सेम टू सेम एक पेपर बनाया गया है। आप इसमें टारगेट लगा सकते हो और एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए और अपना जो काउंट है क्वेश्चन करिए कि कितने करेक्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद में आप अपने तैयारी एकदम निश्चिंत कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है, तो इसके बारे में बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन 7 अप्रैल, 7 मई और 1 अप्रैल और 1 मई। तो इनमें से बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, फर्स्ट 30 सेकंड आपकी है, 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है। उसके बाद में जो है इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगा। जो फर्स्ट जो इसका रहने वाला है आंसर वो है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी की स्थापना के दिवस में जो है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज रहने वाले हैं, जैसे 22 मई, 22 अप्रैल और 22 मार्च। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को यहाँ पर जो है पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 22 मई। अभी जो हाल ही में जो SSC के पेपरों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था कि जो जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। जो आर्मी में जो पिछले पर्सन है, जो मतलब जो पिछले वर्षों में लगे हुए पेपर है उनमें देख लेना, जो एक क्वेश्चन है वो परमानेंटली जो दिवस से बनाया गया है। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। तो ये सब रिलेटेड डेट जो है इंपॉर्टेंट है, इन डेट से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सी डेट को क्या हुआ था। तो आपको पहले जो इसका आंसर है 30 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है कि जो असहयोग आंदोलन में गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था ये आंदोलन। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 के अंदर। 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन किया था और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। 1919 को क्या हुआ था आपको कमेंट करके बताना है। 1919 को हुआ था रॉलेट एक्ट। जी हाँ दोस्तों, ना अपील ना दलील का कानून था रॉलेट एक्ट। इसके बारे में भी आपको पता होगा, काफ़ी डिटेल से पढ़ लीजिए। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, कयक इनमें से किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कयक ये इनमें से किससे संबंधित है। आदिवासी उपकरण है, नाव है, समुद्री जहाज है या हथियार है। इनसे रिलेटेड बताना है कि जो कयक है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर बताया गया है जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है नाव, यानी जो नावों का वो एकत्रित होकर जो इनका रिपेयरिंग होता है सेंटर, उसको बोलते हैं कयक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है आपका जो 4th नंबर का, नासिक किस नदी के किनारे है। जो एक ये नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं, इनसे रिलेटेड हरदम जो पिछले पर्सन जो आए हुए हैं पेपर उनमें भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको इनमें से ये क्वेश्चन परमानेंटली है कि एक क्वेश्चन इनमें से भी आएगा। तो जो भी नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं उनको भी याद कर लेना है। जैसे नासिक पूछा गया है यहाँ पर, तो नासिक के ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी और यहाँ पर एक गोदावरी नदी ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। तो जो नासिक बसा हुआ है वो बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी के किनारे। अब आपको बताना है लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, और उसके बाद में जो अयोध्या है, और गुजरात है, अहमदाबाद है, और वाराणसी है जो अपने PM मोदी का कार्यवाहक क्षेत्र है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो अहमदाबाद है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि साधु बेट द्वीप पर अभी वो स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर मान केवड़िया गुजरात में बसा हुआ है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, जो यहाँ पर रहने वाला, भारत का एक जल प्रशिक्षण जहाज है। जो जल प्रशिक्षण जहाज बताना है, इनमें से IS तरंगिणी है, IS विराट है, INS गरुड़ है या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से बताना है कि आपको करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इनमें से इनका करेक्ट आंसर होने वाला है INS तरंगिणी। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों ये जो इसका जो बनाया गया था 2007 में, इसका जो मॉडल है वो तैयार हुआ था और 2009 में ये कार्य क्षेत्र के अंदर आ गई थी। INS तरंगिणी ये काफ़ी चर्चा में है। SSC GD में भी पिछले वर्ष में भी 2 बार पेपरों में ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये जो पुराने ओल्ड क्वेश्चन है इनसे बाहर जाने वाला नहीं है कुछ भी, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं, हर बार नए पेपर थोड़ी बनाए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो प्लीज़ बताना, हम कुछ जो PDF है टाइप करके आपको जो पुराने क्वेश्चन है उनके कम से कम 500-700 क्वेश्चन एक साथ PDF में उपलब्ध करवा देंगे, तो आपको काफ़ी इससे प्रॉफिट होगा। इसके बाद में है जो 6 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ बहती है? दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका या यूरोप? इनमें से बताना है। अमेजन को बोला जाता है, अमेजन जो जंगल है वो उत्तरी अमेरिका के अंदर है। इनको बोला जाता है पृथ्वी के फेफड़े। जी हाँ दोस्तों, ब्राज़ील शहर के अंदर है ये, और अमेजन नदी भी है, और अमेजन के जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। आगे जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो यहाँ पर अनुसूची की बात की गई है कि कौन सी अनुसूची के तहत जो भाषाओं का विवरण है वो बताया गया है। भाषाओं का विवरण 8 है। जो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी, और जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में भाषाओं की संख्या है वो 22 संख्या है, पहले बढ़ा दी गई थी। तो मूल संविधान में 22 भाषाएं हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है 9 नंबर, वो रहने वाला है भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? तो भारतीय सेना में वैसे तो कमानों की संख्या 6 है, पर साउथ जो नेशनल है एक अलग से कमान है, तो टोटल यहाँ पर 7 कमानें हो गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेना से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आराम से आर्मी के पेपर में पूछा जा सकता है। ये जो पेपर है अग्निपथ, SSC GD और टेक्निकल के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। और मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि जो भी पेपर है पुराने उनमें से भी आप देख सकते हो, काफ़ी रिलेटेड इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो इनमें से आ सकते हैं। जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान था भारत के अंदर। ये कौन से जिले के अंदर है आपको बताना है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए फर्स्ट 1972 में बनाया गया था, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान था। इसका पुराना नाम है जो है हेली नेशनल पार्क था, और जो वर्तमान में 2022 के अंदर इसका नाम परिवर्तन कर मोदी जी द्वारा रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ये रामगंगा नदी के किनारे। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, और छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है। जो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनसे रिलेटेड बताना है कि आपको जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर है फेमस दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, झारखंड के अंदर बेतवा है, और छत्तीसगढ़ के अंदर इंद्रावती और जो गुरु घासीदास है वो नेशनल पार्क है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है 11 नंबर, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन आपको सारे देख लेने हैं एक बार। जो मुद्रा से, जैसे मुद्रा हुआ, और जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर हुए, राज्य राजधानियाँ, आर्मी में इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है, और कोई हाई लेवल का वैसे पेपर नहीं बनाया जाता। आप पिछले वाले जो विगत वर्षों में पेपर हुए थे वो प्रश्न पत्र भी उठाकर देख सकते हो, उनकी जो बुक लाकर भी देख सकते हो। वैसे कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है पुराने पेपरों की, पर जो पुराने पेपर आए हैं उनके हम एक जगह हम पूरे जो एकत्रित प्रश्न करके जो आपको PDF द्वारा उपलब्ध करवा देंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करोगे। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सऊदी अरब की मुद्रा, तो यहाँ पर दिनार है, लीरा है या रियाल है। इन चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन लगाना है, और जो बाकी के 3 ऑप्शन है ये भी बताना है कि कहाँ कहाँ की ये मुद्रा रहने वाली है। तो जो सऊदी अरब की मुद्रा रहने वाली है वो रहने वाली है रियाल। जी हाँ दोस्तों, लीरा मुद्रा है तुर्की देश की, तुर्की देश का अभी नाम बदल दिया गया है, इसका नाम तर्की रख दिया गया है। और जो दिनार है वो रहने वाली है इराक की। जी हाँ दोस्तों, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित या सरोजनी नायडू। इससे संबंधित आपको 2-4 फैक्ट बताऊंगा जो कि काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए लाभदायक भी हैं। इनमें से बताना है चारों ऑप्शन में कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित या सरोजनी नायडू। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1789 में। जो कि जो कांग्रेस पार्टी थी, इन कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, और वैसे पहली भारतीय महिला थी एनी बेसेंट। ये गांधी जी की मतलब जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1924 में, उसमें गांधी जी के साथ भाग ली थी। ये उत्तर प्रदेश की फर्स्ट महिला जो है राज्यपाल थी। और 13 फरवरी को एक इम्पोर्टेंट डेज मनाया जाता है, बताना आपको 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, सभी पूछते हैं कि जो प्रश्नों में भी आया था
मतलब जब पूछते हैं कि जो महिला दिवस कब बनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस तो सब 8 मार्च लगा देते हैं, पर 8 मार्च नहीं है, 8 मार्च है। जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और जो 13 फरवरी है वो है राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड पुस्तक के लेखक हैं आर के नारायण। आर के नारायण है गाइड पुस्तक के लेखक। वी एस नायपाल और टैगोर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जो है अपने राष्ट्रीय गान जनगण मन की स्थापना की थी, सर्वप्रथम 1911 के अंदर कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि के तहत और गीतांजलि के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, गीतांजलि, तो उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टैगोर को गुरुदेव की उपाधि थी और नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त करवाई गई थी। इसके अलावा जो आगे क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 14, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? सेना कमांडर, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो जो सर्वोच्च यानी जो तीनों कमानों के, वायु, थल और जल, तीनों सेनाओं के कमांडर की बात की जाए तो वो होते हैं राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का अगर हम बात की जाए तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो 123 के अनुच्छेद के तहत होता है, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो होता है राष्ट्रपति। इसके अलावा जो आगे हम बात की जाए 15 नंबर क्वेश्चन की, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? जो पानीपत की लड़ाई थी वो किन के बीच लड़ी गई थी और कब लड़ी गई थी? आपको विथ डेट ये क्वेश्चन बताना है कि जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी और किन के मध्य लड़ी गई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, नादर शाह और मोहम्मद शाह, क्लायू और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ी गई थी। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी, और 21 अप्रैल 1526 के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई थी। और जो मुगल काल की मतलब जो एंट्री बताई जाती है वो इसी युद्ध के तहत बताई जाती है, और इस युद्ध में जो पराजित हुई थी इब्राहिम लोदी की पराजित हुई थी। इसके बाद में जो है आगे जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 16, मलेरिया किसके कारण होता है? तो आपको जो है रोग वाहक बताना है कि किसके द्वारा जो है मलेरिया रोग फैलता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर प्रोटोजोआ के तहत मलेरिया फैलता है, प्रोटोजोआ के तहत। तो आगे जो क्वेश्चन रहने वाला है वो बांझ विटामिन का नाम बताइए। तो आपको इन विटामिनों से होने वाले रोग बताना है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, इनका रासायनिक नाम बताना है, और किन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है। ये भी विटामिन से परमानेंट क्वेश्चन है आर्मी के अंदर। आप सब देख सकते हो जो पिछले पेपर है उनमें भी जो विटामिन से विटामिन फेमस टॉपिक है आर्मी का, ये एक टॉपिक फेमस है। सब जो पिछले पूरे पेपर है उनमें मतलब कॉमन क्वेश्चन है विटामिन का। तो यहाँ पर पूछा गया है, जो पहले क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं हम आपको, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो बांझ विटामिन का जो नाम है वो यहाँ पर है विटामिन ए। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनोल, और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थाइमीन। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है स्कोर्बिक एसिड, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य के द्वारा हमें विटामिन डी मिलता है। और आपको इसमें से एक क्वेश्चन बताना है कि किसके दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है, किस जो है जानवर के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना। कार्य बल का विस्थापन के बीच संबंध बताना है, ये जो फिजिक्स है इसका क्वेश्चन है। कार्य बल है इसका फोर्स बराबर इक्विटी फोर्स इनटू बल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर रहने वाला है वो रहने वाला है फर्स्ट नंबर ऑप्शन रहने वाला है। आगे जो क्वेश्चन है वो है कौन सा रासायनिक पौधे से प्राप्त होता है? तो इनमें से बताना है कि कौन से जो है कुनेन, एस्पिरिन, इंसुलिन, ये किन से जो है कौन सा पदार्थ जो है पौधे से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर रहने वाला है वो है कुनेन। कुनेन जो है ये सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है, और जो मलेरिया रोग है उसके लिए उपयोग में होता है। मलेरिया रोगी के लिए बहुत लाभदायक होती है कुनेन, ये रोगी को ठीक करने में लाभदायक होता है। मलेरिया रोगी के जो सिनकोना वृक्ष है उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। ये एक औषधीय पौधा है और ये कुनेन एक औषधि दवा है। सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ भूकंप के अध्ययन को जो है सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की जो रिएक्टर स्केल है, मतलब कितने जो परसेंटेज भूकंप यहाँ पर आया है उसको नापा जाता है। सीस्मोग्राफ यंत्र है। आपको बताना है बारिश को जो मापने का है वो यंत्र कौन सा है, हवा की गति को मापने का यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर जो बारिश को रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो है सी नंबर यानी भूकंप। और जो इसका जो मतलब जो हवा की गति मापी जाती है वो मापी जाती है बेरोग्राम, हवा वायुमंडलीय दाब बेरोग्राम से मापा जाता है। और जो गति मापी जाती है वो टेकोमीटर से मापी जाती है।
और जो मतलब जो समुद्र की गहराई मापी जाती है वो फेदोमीटर के अंदर मापी जाती है। इसके अलावा जो और जो समुद्री जो वस्तुएं खोजने में उस सोनार का प्रयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड और भी जो कोई क्वेश्चन है वो आप देख लेना। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? तो आपको 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर बताना है जो कौन सी गैस है। वो है जो गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो 21 नंबर क्वेश्चन की बताना है आपको। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कार्बन ऑक्साइड होने वाला है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का जो सर्वोच्च आपको अपर रूप बताना है। कार्बन जो है यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन, जो कार्बन का सर्वोच्च रूप बताना है वो है हीरा। कार्बन का जो सर्वोच्च रूप है वो है हीरा। बकमिस्टर, फुलरिन, फुटबॉल, ग्रेफाइट और हीरा। हीरा जो है सबसे पृथ्वी पर कठोरतम पदार्थ पाया जाता है, हीरा। जो आगे का क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन कौन एक अदिश राशि है? अदिश राशि के बारे में बताना है। आगे जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक। हीमोग्लोबिन पहले पाया किसमें जाता है आपको ये बताना है। प्रोटीन, लोहा और जो मोटापा है इसके बारे में बताना है। दोस्तों आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है। 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है वो है लोहा। यहाँ से देख सकते हो आप विटामिन और प्रोटीन का मुख्य स्रोत है वो बताना है। दालों के अंदर मोस्टली प्रोटीन पाया जाता है। और मोटापा हेपेटाइट होता है, मोटापा की कमी से हेपेटाइट रोग हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि जो एक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बतानी है कि जो जीव होता है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। उत्तक, कोशिका, अंग या अंग प्रणाली, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। और चारों ऑप्शनों का जो रासायनिक अध्ययन है, साइंटिफिक नेम, वो बताना है कि किसके अंदर ये जो है अध्ययन इनका किया जाता है। इनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है इनका, इस आंसर का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है कि एक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो है कोशिका। कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। उत्तक का जो अध्ययन है वो किया जाता है हिस्टोलॉजी में, हिस्टोलॉजी के अंदर। और जो कोशिका की क्रियात्मक और इकाई है वो है नेफ्रॉन। और जो मतलब अंग यानी जो चमड़ी का अध्ययन किया जाता है वो डर्मेलॉजी के अंदर किया जाता है। मिट्टी के अंदर जो बताना है कि आपको मिट्टी के अंदर कौन सा अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन। और उसके अलावा आपको अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी के अंदर किया जाता है। तो ये अध्ययन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानव शरीर के रक्त किसमें शुद्ध किया जाता है? आपको बताना है रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जो जो मतलब डॉक्टरों द्वारा रक्त को एकदम क्लीन किया जाता है, कोई रोग हो जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का पहला आंसर बताना है आपका। मानव शरीर के रक्त किस में शुद्ध किया जाता है? तो गुर्दे में शुद्ध होता है, दिल में या फेफड़ों में या जिगर के अंदर। इन चारों ऑप्शन में आपसे आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो गुर्दे के अंदर जो रक्त शुद्ध का कार्य होता है और गुर्दे की जो इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। जी हाँ दोस्तों दिल जो मतलब हृदय की धड़कन मापी जाती है वो किस में मापी जाती है और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो कार्डियोग्राफ हृदय के अध्ययन को बोला जाता है। इसके अलावा 26 नंबर क्वेश्चन है, इन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। किन गैसों की उपस्थिति के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है आपको ये बताना है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है ये जो है अम्ल वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर अपन आते हैं आगे। क्या दे रखा है यहाँ पर? दे रखा है विद्युत प्रवाह किसमें मापा जाता है। विद्युत जो प्रवाह होता है वो किसमें मापा जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर या एनीमोमीटर, इनमें मापा जाता है। तो आपको इनमें से बताना है। तो विभवांतर को मापने की जो इकाई है वो है वोल्टमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 की वोल्टमीटर है जो करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे जो रहने वाला है इसका आंसर जो क्वेश्चन रहने वाला है 28 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक रंग बताना है आपको कौन सा है। प्राथमिक रंग रेड, ब्लू या ग्रीन रहने वाला है, ऑरेंज, ब्लू या येलो रहने वाला है, रेड, ब्लू या येलो या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से बताना है कि जो प्राथमिक रंग होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, लाल, नीला, हरा, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन। आपको बताना है 29 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोशिका का जो विद्युत ग्रह है वो किस अंग को जाना जाता है? राइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। इनसे रिलेटेड है जो चारों ऑप्शन आपको ये बताना है कि किन किन से संबंधित रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह, यांत्रिक ग्रह इसी को कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। गोल्जिकाई को जो है कोशिका का ट्रैफिक मैन के नाम से जाना जाता है।
और इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो आप देख लेना, मैंने अभी बताया था। कोशिका का जो अध्ययन है साइटोलॉजी में किया जाता है। और निम्न में से मानव शरीर का समन्वय गति का नियंत्रित करता है। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है निम्न में से मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है। तो हार्मोन, रंध्र या ग्रंथि, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हार्मोन। हार्मोन जो गतिविधियां हैं मानव शरीर की, लंबापन जो भी है, जो मोटापा जो भी है, जो हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अलावा बताना है आपको 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि हवा में प्रतिशत बताना है कार्बन डाइऑक्साइड की, भाई जो कितनी है ये परसेंटेज है हवा के अंदर। तो आपको यहाँ पर इनके अलावा बताना है कि जो नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट है वायुमंडल के अंदर, और जो ऑक्सीजन है वो कितने मंडल है, और आर्गन जो गैस है ऑर्गन वो कितने परसेंट है। जो यहाँ पर नाइट्रोजन रहने वाली है वो 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल के अंदर। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो आपके यहाँ 21% रहने वाली है, और जो यहाँ पर आर्गन गैस है वो रहने वाली है 0.93। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.3% या 0.4% रहने वाली है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन 48, 36 या 46 या 47। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या रहने वाली है वो संख्या रहने वाली है 48। और फिर जो 33 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितने रहने वाली है। तो मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या रहने वाली है 639। आपको बताना है मनुष्य में जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, यानी जो शिशु रहता है उसमें कितनी हड्डियां होती है, जन्म के बाद कितनी हड्डियां रहती है, और जब मनुष्य बड़ा हो जाता है तब कितनी हड्डियां रहती है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। जो इसमें जो मांसपेशियों की संख्या रहने वाली है 639 रहने वाली है। फिर उसके बाद में जो 34 नंबर क्वेश्चन है वो है किडनी की मौलिक इकाई क्या है। मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था जो किडनी की क्रियात्मक इकाई है वो रहने वाली है नेफ्रॉन। जी हाँ दोस्तों, इसका जो न्यूरोलॉजी साइंटिफिक जो अध्ययन किया जाता है वो न्यूरोलॉजी के अंदर किया जाता है। किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। जो 35 नंबर और लास्ट हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन जो रहने वाला है वो रहने वाला है कौन सी जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है, वायुजीवी, इकोलाई या लैक्टोबैसिलस। तो दूध को किसके द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है और दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा जो जीवाणु है वो महत्वपूर्ण है। तो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए, और दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर में। जी हाँ दोस्तों और आपको बताना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 36 रहने वाला है। मैं जल्दी से, अभी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, आप खुद कर सकते हो इनके मैं जल्दी से आपको जो है आंसर बता देता हूँ कि कौन से जो क्वेश्चन है इनमें कौन सा जो आंसर रहने वाला है। तो इसके द्वारा आप आराम से जो करेक्ट आंसर आप आराम से कर सकते हो। आगे 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है। और इसका जो मैं आंसर है जल्दी से आंसर लगवा देता हूँ, तो बाद में आराम से आप देख लेना इनको करवा कर। जीके जो जीएस और साइंस और जनरल नॉलेज करंट अफेयर से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिया आपको। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रहने वाला है 36 नंबर का आंसर बी नंबर रहने वाला है, और इसके अलावा जो 37 नंबर का रहने वाला है वो ए नंबर रहने वाला है, और जो 38 नंबर का जो यहाँ पर आंसर रहने वाला है पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। जो 38 नंबर के रहने वाला है ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है तो आप आराम से कर सकते हो। और जो 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग से तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। 39 नंबर के अंदर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, 40 नंबर के ऑप्शन ए नंबर रहने वाला है, और जो 41 नंबर क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 42 है इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। जो 43 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, और इसके अलावा जो 44 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर डी रहने वाला है, और इसके अलावा जो 45 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, और जो 46 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, और जो 47 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर आपका जो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, और 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर आपका सी रहने वाला है 48 के अंदर, और 49 नंबर के अंदर भी आपका सी ऑप्शन रहने वाला है, और लास्ट जो क्वेश्चन है आपका 50 नंबर में रहने वाला है बी। तो दोस्तों ये आपका जो सिंपल पेपर है आर्मी जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए जो अग्निवीर अभी वैकेंसी है इसके लिए महत्वपूर्ण जो टाइप विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन और आगामी आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ये पेपर तैयार किया गया है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना कि आपको जो ये पेपर है कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन है जो करेक्ट हो रहे हैं आपको ये भी बताना है। और उम्मीद होगी साथियों जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो
पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रेसलर आर्मी मैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।